वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। देखिए, आज का जो लेक्चर है हमारा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अब हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग के एक ऐसे मैकेनिज्म को समझने जा रहे हैं जहां सेल खुद डिसाइड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस कंपार्टमेंट में एंटर करेगा और किस कंपार्टमेंट से बाहर जाएगा। अब तक हमने प्रोटीन ट्रैफिकिंग में डिफरेंट पाथवेज और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अभी भी बचा हुआ है, दैट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट को एग्जैक्टली कैसे बेसिकली प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है। तो क्या हर प्रोटीन जो है वो फ्रीली न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अराउंड जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें एक हाईली रेगुलेटेड गेटवे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, या जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एनपीसी। ओके। और इसी गेटवे के थ्रू जो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आज हम सिर्फ इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग की लिस्ट ही नहीं पढ़ेंगे, हम पहले समझेंगे कि गेटेड ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके। आपका सिग्नल सीक्वेंस का क्या रोल है, राइट? गेटेड ट्रांसपोर्ट में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ओके। एंड देन आपका न्यूक्लियर प्रोटीन जो है वो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट इज गेटेड ट्रांसपोर्ट, राइट? तो इस डेफिनेशन को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में सेल्स में प्रोटीन को डिफरेंट कंपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, राइट? न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियर इन्वेलप के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट का एक मेजर मैकेनिज्म है गेटेड ट्रांसपोर्ट। तो गेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? गेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मॉलिक्यूल न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू फ्रीली पास नहीं करता है, बल्कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। यानी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनपीसी जो है हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल होल नहीं है, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच सेलेक्टिव गेटवे की तरह काम करता है। आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का डायग्राम पढ़ा था, न्यूक्लियस का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, तब उसमें आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को जब जैसे हमने जब आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, तो हमने बताया था ना कि ये आप 2D डायग्राम है बट आप इसको 3D इमेजिन कीजिए। कैसे? जैसे एक पाइप होता है, पाइप का सेंटर पार्ट कैसा होता है? खाली होता है, यानी उससे चीजें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा सकती है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है, जहां सेंटर में सेंट्रल रिंग प्रेजेंट थी, न्यूक्लियस की तरफ 8 और आपका साइटोप्लाज्म की तरफ 8 स्पोक्स प्रेजेंट थे। देन न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियर रिंग था, साइटोप्लाज्म की तरफ साइटोप्लाज्मिक रिंग था, फिर उसके बाद प्रोटीन फिलामेंट्स लगे हुए थे। इसी से हमारा जो प्रोटीन एंड आरएनए है, ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से कहाँ तक? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक और साइटोप्लाज्म से फिर न्यूक्लियस तक, राइट? आज हम जो है बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ कंडीशन में एनपीसी के थ्रू रिलेटिवली इजी डिफ्यूज कर सकते हैं, बट लार्ज प्रोटीन और मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस का ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो होता है वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मशीनरी जो है उसके थ्रू होता है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यही स्पेसिफिक जो आपका गेटेड ट्रांसपोर्ट का मेन फीचर है। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि गेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखिए, स्क्रीन पे आपको सारी चीजें क्लियरली मेंशन कर दी गई है सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि जब प्रोटीन और आरएनए, राइट, ट्रांसपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का यूज करके, तो इसको हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके। अभी देखिए, ट्रांसपोर्ट जो होता है प्रोटीन एंड आरएनए का, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का, यानी कि प्रोटीन या फिर आरएनए का साइज कितना बड़ा है। अगर छोटा है तो इजिली चला जाएगा, राइट? तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे आपका प्रोटीन हो गया है ना, जो मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया, या फिर बड़े बड़े साइज के प्रोटीन्स हो गए, तो उनको क्योंकि ट्रांस बड़े साइज का है तो उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है। ओके। अगर देखिए, अब ये है कि कितना साइज तक का प्रोटीन इजिली जा सकता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन हो या फिर आरएनए हो जिसका कि साइज 40 किलो डाल्टन से छोटा है,
तो ये ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो बिना किसी एनर्जी के जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज करके ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल जिसका कि साइज 40 किलो डाल्टन से ज्यादा बड़ा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, यानी उसमें ट्रांसपोर्ट करने के समय एनर्जी का यूज किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हम कुछ और चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो आपको आगे सिग्नल सीक्वेंसेस पढ़ाना है, उससे पहले एक और चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को आप याद करने की कोशिश कीजिए। न्यूक्लियर एनवेलप एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन से कंपोज्ड होता है, राइट? यानी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना? इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियर एनवेलप में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, राइट? तो एनपीसी के थ्रू ही न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच कंट्रोल एक्सचेंज होता है। एनपीसी मेनली प्रोटीन्स जिनका नाम न्यूक्लियोपोडिन है या फिर नुक्स है, उनसे बना हुआ है। कुछ न्यूक्लियोपोडिन जो है एनपीसी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं, वाइल कुछ जो होते हैं वो एफजी रिपीट डोमेन को कंटेन करते हैं, जो कि सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन देखिए, एनपीसी इज इक्वल टू गेटवे, न्यूक्लियोपोडिन इज इक्वल टू गेटवे की प्रोटीन मशीनरी। ओके, अभी ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर क्या है? कार्गो को गेटवे तक ले जाने वाले प्रोटीन है। चलिए अब हम सिग्नल सीक्वेंस देख लेते हैं कि एनपीसी को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाता है। ओके, देखिए सेलुलर प्रोटीन्स के पास जो है स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं। ओके, तो जब हमारा प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, तो उसको हम इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जो कि होता है साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या कहा जाता है? इंपोर्ट प्रोटीन का इंपोर्ट कब हुआ? जब प्रोटीन साइटोसोल से न्यूक्लियस में आ रहा है, तो प्रोटीन अंदर आ रहा है, इसीलिए इंपोर्ट, राइट? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन आ रहा है, तो ये इंपोर्ट हुआ। तो इंपोर्ट करने के लिए एनएलएस वर्क करता है। अभी एनएलएस क्या है? एनएलएस का मतलब हुआ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। एनएलएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? एनएलएस। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। ओके, अभी ये काम क्या करता है? ये करता है, ये क्या करता है? देखिए, ये जो आपका एनएलएस है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, ये सिग्नल सीक्वेंस की जैसे काम करता है एंड ये प्रेजेंट होता है एन टर्मिनस पे, प्रोटीन के एन टर्मिनस पे। ये कब काम करता है एनएलएस? जब प्रोटीन का इंपोर्ट हो रहा होता है। ओके, फॉर द इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन एनएलएस वर्क। सिग्नल सीक्वेंस के जैसे ये काम करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? देखिए, जब प्रोटीन जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है, तो प्रोटीन का एक्सपोर्ट हुआ, यानी न्यूक्लियस अंदर हो गया और साइटोप्लाज्म बाहर हो गया, तो एक्सपोर्ट हुआ। ओके, तो एक्सपोर्ट के लिए, प्रोटीन के एक्सपोर्ट के लिए एनईएस, एनईएस काम करता है। एनईएस का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, एनईएस काम करता है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम यहाँ पे एनईएस को भी लिख देते हैं, एनईएस। एनईएस आपका क्या है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। क्या है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। ओके, ये क्या करता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखिए, ये सिग्नल सीक्वेंस के जैसे काम करता है, जो हमारा एनईएस है, राइट? और एनईएस जो है वो भी प्रोटीन के एन टर्मिनस पे प्रेजेंट रहता है। ये क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा एनएलएस और एनईएस के बारे में आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले आते हैं एनएलएस के ऊपर। एनएलएस जो है ये कंपोज होता है, इसको थोड़ा लिख देते हैं हम। एक मिनट रुक जाइए। ये यहाँ, ये कंपोज होता है, कंपोज्ड ऑफ 20 to 25 अमाइनो एसिड। 20 to
25 अमाइनो एसिड। ठीक है। जो आपका एनएलएस है, ये इसमें जो है आर्जिनिन और लाइसिन रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी ये कैसा अमाइनो एसिड है? ये बेसिक अमाइनो एसिड है। एनएलएस क्या है? इज अ बेसिक अमाइनो एसिड वेयर, कौन कौन से बताया आपको अभी? आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन। लाइसिन, लाइसिन रिच सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस। ठीक है। सबसे पहले एनालिस क्या है? तो ये 20 से 25 अमाइनो एसिड से बना हुआ एक आपका प्रोटीन है। ओके, एनालिस जो है बेसिक अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन के रिच रिच सीक्वेंसेस जो है वो प्रेजेंट है। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला हमारा कौन सा था? सेकेंड वाला हमारा था एनईएस। एनईएस, अब इसका देख लेते हैं। देखिए, एनईएस जो है हमारा, ये कंपोज है 3 से 12 अमाइनो एसिड से। तो इसको पहले नोट करिए। कंपोज्ड, एक मिनट, composed of 3 to 12 अमाइनो एसिड। ठीक है। एनईएस के अंदर ल्यूसीन रिच सीक्वेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है? ल्यूसीन रिच सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। ओके, अभी देखिए एनालिस में जो है कुछ टाइम बाई पार्शियल, ओके, कुछ टाइम जो है हमारा एनालिस बाई पार्शियल होता है। ओके, बाई पार्शियल का मतलब यहाँ पे दो पार्शियल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मिन कहा जाता है। ये हम एनालिस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। एक और पॉइंट नोट डाउन करने वाली पॉइंट क्या है? एक मिनट, हमारा जो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जो आपका एनालिस है, ये कुछ टाइम बाई पार्शियल होता है। यहाँ पे दो पार्शियल पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? एनालिस का एग्जाम्पल न्यूक्लियोप्लाज्मिन। न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? एनालिस का एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन। अब देखिए, एक और पॉइंट ये है कि जैसे लाइसिन आर्जिनिन रिच सीक्वेंस है हमारा एनालिस का, इसमें होता क्या है? कैसे लाइसिन आर्जिनिन है? देखिए, अगर हम बनाए आपको अ, यहाँ पे, ये हो गया लाइसिन, ये हो गया आर्जिनिन। ठीक है। और फिर बीच में मान के चलिए 10 से 15, 10 आपके बीच में कोई और सीक्वेंस प्रेजेंट है, राइट? 10 कोई और अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जिसको कि हम न्यूक्लियोप्लाज्मिन कहते हैं। ये आर्जिनिन लाइसिन के सीक्वेंस को दो पार्ट्स में तोड़ता है, और उसके बाद हमारा फिर से क्या प्रेजेंट है? लाइसिन प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब समझ में आया न्यूक्लियोप्लाज्मिन क्या हुआ? जब लाइसिन आर्जिनिन के सीक्वेंसेस के बीच में 10 अमाइनो एसिड ऐसे प्रेजेंट हो जाए, राइट, जो कि लाइसिन आर्जिनिन के सीक्वेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और इस बीच में ये जो 10 अमाइनो एसिड है, ये सवाल एक बार सीएसआईआर में पूछा गया है कि मान लीजिए ये जो 10 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, इस आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या एनालिस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? एनालिस के काम करने के तरीके पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों इन 10 अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस में कोई भी म्यूटेशन करते हैं, तो ये अफेक्ट इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एनालिस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। हमारा न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल कौन कौन से हैं? जो हमारा ल्यूसिन आर्जिनिन रिच एरिया है,
राइट, सॉरी, आर्जिनिन और लाइसिन रिच एरिया है, वहां पे हमारे आपके एनएलएस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये 10 अमाइनो एसिड का कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए अगर इन 10 अमाइनो एसिड में म्यूटेशंस हो भी जाते हैं बाय एनी चांस, तो उसका असर हमारे एनएलएस के काम के ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी एनएलएस आराम से काम कर पाएगा। ये समझ में आया? ये दोनों समझ में आया? चलिए, अब हम कुछ और भी चीजें देखते हैं, लाइक कौन कौन से प्रोटीन जो है वो गेटेड ट्रांसपोर्ट के में काम करते हैं। ओके, तो जो हमारा गेटेड ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर कौन कौन से मशीन सॉरी कौन कौन से प्रोटीन का काम होता है वो देखते हैं। देखिए, जो भी प्रोटीन गेटेड ट्रांसपोर्ट में काम में आते हैं, गेटेड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो फैमिली ऑफ कार्डियोपोरिन से जो है वो बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैमिली ऑफ कार्डियोपोरिन से बिलोंग करते हैं। जो भी प्रोटीन आपका हेल्प करते हैं फॉर द गेटेड ट्रांसपोर्ट, वो किससे बिलोंग करते हैं? फैमिली ऑफ कार्डियोपोरिन से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपकी एग्जामिनेशन में कि गेटेड ट्रांसपोर्ट में कौन से प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देखिए, दो प्रोटीन्स आपके इम्पोर्टेंस और एक्सपोर्टेंस हेल्प करते हैं गेटेड ट्रांसपोर्ट में। ये दोनों प्रोटीन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? फैमिली ऑफ कार्डियोपोरिन को बिलोंग करते हैं, कार्डियोफेरिन को बिलोंग करते हैं। ओके, इम्पोर्टिन जो है वो प्रोटीन को इंपोर्ट करने में हेल्प करता है, जबकि आपका एक्सपोर्टिन जो है वो प्रोटीन की एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। ओके, जो रेगुलेशन होता है गेटेड ट्रांसपोर्ट का, वो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू होता है, जिसका नाम रैन है। यहाँ पे ये एक और चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि रेगुलेशन ऑफ गेटेड ट्रांसपोर्ट ये किसके थ्रू होता है? ये होता है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, इसका नाम क्या है? रैन। ये क्लियर है? अब देखते हैं हम कि कौन कौन से इम्पोर्टेंस और एक्सपोर्टेंस हैं। देखिए, यहाँ पे आपको नीचे में दोनों प्रोटीन, यहाँ पे बेसिकली एक ही स्लाइड के अंदर हमने दोनों प्रोटीन्स को जो है वो आपको दिखा दिया है। तो देखिए, गेटेड ट्रांसपोर्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल प्रोटीन कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट? तो मेन कंपोनेंट को हम ब्रॉडली 3 ग्रुप में समझ सकते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन कौन कौन से हैं, फिर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर कौन कौन से हैं, और रैन जीटीपीएस कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो आइए, सबसे पहले न्यूक्लियोपोडिन, स्पेशली एफजी न्यूक्लियोपोडिन जो है वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, देन ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स में मेनली कार्डियोपोडिन्स होते हैं। इनके 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप है, आपका इम्पोर्टेंस जो न्यूक्लियर इंपोर्ट में हेल्प करते हैं, और एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तीसरे है आपके रैन जीटीपीएस सिस्टम, जो कि जिसका कि मेन कंपोनेंट है आपका रैन, जो कि एक स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। रैन जीटीपी साइकिल ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शनलिटी को जो है वो मेंटेन करने में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। अभी न्यूक्लियर इंपोर्ट को देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे प्रोटीन्स के नाम लिखे हुए हैं, इम्पोरिन और एक्सपोरिन। इन दोनों को जरा सा रिमेम्बर कर लीजिएगा, और साथ में ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे आपका इम्पोर्टिन अल्फा बीटा है, ठीक है, वो जो है आपका, जैसे जिसको कि हम कैप अल्फा एंड कैप बीटा डाइमर भी कहते हैं, ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है उन प्रोटीन्स का जिनके पास बेसिक अमाइनो एसिड एनएलएस, अब लाइक जिनके जिनके पास बेसिक अमाइनो एसिड एनएलएस प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल में न्यूक्लियर प्लाज्मिन को ये जो है आपका वो इंपोर्ट करता है। यहाँ पे ये चीज नोटेड है। सेकेंडली, आपका हो गया आपका एक और है यहाँ पे बीटा कापा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स का भी दिया हुआ है, या जो कि नॉन क्लासिकल एनालिस के प्रोटीन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। बीटा 3 जो है वो हिस्टोन H1 प्रोटीन को, और आपका स्नर्फ कॉम्प्लेक्स को जो है, स्नर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। स्नर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होते हैं, ये हम लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट जब सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे।
ओके, उसके बाद है यहाँ पे एक और प्रोटीन आपका एक्सपोर्टिन 7, जो कि हिस्टोन H2A, H2B, H3 एंड H4 के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, और USNRNP प्रोटीन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन जो कि PYNLS में है, वो प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोरिन के बारे में भी पूरा दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप चार्ट बना के अपने नोटबुक में रखिएगा और वहां से इसको मेमोराइज करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, अब आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्या हेडिंग में जाएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। इंपोर्ट, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। हेडिंग में आएगा आपका इंपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होगा, ये प्रोटीन जाएगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। देखिए, एक सबसे पहले इमेज के थ्रू समझते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, देन आफ्टर हम आपको एक स्टोरी भी समझाएंगे, सो दैट आपको इजिली जो है वो मेमोराइज हो जाए चीजें। सबसे पहले जो है हमारा कार्गो प्रोटीन एक इम्पोर्टिन के साथ जाके जो है कनेक्ट करता है। देखिए, ये है हमारा कार्गो प्रोटीन, और हम इम्पोर्टिन को बना देते हैं। इम्पोर्टिन को कौन से कलर से बनाए, येलो कलर से बना देते हैं। चलिए, इम्पोर्टिन हमारा येलो कलर से, ठीक है। कार्गो क्या हुआ, इम्पोर्टिन के साथ जाके अटैच हो गया, सॉरी, इम्पोर्टिन हमारा कार्गो के साथ अटैच हो गया। अब सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सेंट्रल रिंग, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पॉक्स आपका न्यूक्लियस की तरफ, और 8 स्पॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया साइटोप्लाज्म की तरफ। ओके, अब आइए साइटोप्लाज्मिक रिंग, और आपका आ गया न्यूक्लियर रिंग। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोटीन फिलामेंट्स को, 1 मिनट, प्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है। प्रोटीन फिलामेंट का काउंट कितना है वो अभी तक बताया नहीं गया है। बेसिकली ये हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, जब हम पढ़ रहे थे क्या, जब हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अभी क्या होगा, देखिए, इम्प्रिन जो है वो क्या करेगा, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं जरा सा फिगर का, ताकि इजी रहे आप लोगों को। यहाँ आया हमारा इम्पोर्टिन, किसको लेकर के, कार्गो प्रोटीन को लेकर के। लोग जो ये कार्गो प्रोटीन को बना रहे हैं, सॉरी, कार्गो प्रोटीन को बना दिया, इम्पोर्टिन बनाना रह गया है। इम्पोर्टिन कहाँ आया, कार्गो प्रोटीन को लेकर के सबसे पहले प्रोटीन फिलामेंट पे, ठीक। अब ये प्रोटीन फिलामेंट से कैसे कैसे मूव करता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जो है, ये यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आकर के फिर ये बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल के कहाँ आ गया, ये आ गया साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे ही साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आता है, 1 मिनट, पहले हम यहाँ तक पहुंचा देते हैं। ये आता है, इसके बाद क्या होता है, ये कैसे आ रहा है, जीटीपी लेके आ रहा है, राइट। तो ये जैसे आया, जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, और रैन जीटीपी जो है वो हट जाएगा, राइट। जैसे बाइंड करेगा, रैन जीटीपी हट जाएगा, जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, और कार्गो जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ओके,
ये समझ में आया कि कैसे गया? अब चलिए इसको समझते हैं पूरे एक स्टोरी की तरह। ये फोटो तो हमने बना दी, अब देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्गो प्रोटीन जो है, कार्गो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है जिसको कि ट्रांसपोर्ट करना है, उसको हम कार्गो प्रोटीन कहते हैं, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, कार्गो प्रोटीन जो है वो एक्सपोरिन से सॉरी इम्पोरिन से जाकर के बाइंड हो गया, राइट। कार्गो प्रोटीन सबसे पहले क्या हुआ, कार्गो प्रोटीन जो है वो इम्पोरिन से जाके बाइंड हो गया, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। उसके बाद क्या हुआ, कार्गो इम्पोर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना जो कि बाइंड कर गया साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन फिलामेंट से, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन फिलामेंट से जाके बाइंड कर गया। देन आफ्टर कार्गो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो है अगेन बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक रिंग से, फिर साइटोप्लाज्मिक स्पोक से, फिर सेंट्रल चैनल से, फिर न्यूक्लियर स्पोक से, फिर न्यूक्लियर चैनल से, न्यूक्लियर रिंग से सॉरी, एंड देन न्यूक्लियर प्रोटीन फिलामेंट से। ओके, ये जो आपकी बाइंडिंग हुई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल बाइंडिंग। क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल बाइंडिंग, सीक्वेंशियल बाइंडिंग, ठीक है। सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू वन स्टेप, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं, फिर सेकंड स्टेप चढ़ते हैं, फिर थर्ड स्टेप, तो ये बिल्कुल वैसे ही जो है, पहले आपका यहाँ जो आपका साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन फिलामेंट है वहां बाइंड हुआ, देन आफ्टर फिर ये साइटोप्लाज्मिक रिंग में गया, सॉरी साइटोप्लाज्मिक आपका रिंग में गया, देन फिर साइटोप्लाज्मिक स्पोक पे गया, साइटोप्लाज्मिक स्पोक से जो है ये फिर आपका कहाँ चला गया, ये सेंट्रल रिंग पे चला गया, सेंट्रल रिंग से फिर ये न्यूक्लियर स्पोक पे गया, फिर न्यूक्लियर रिंग पे गया, फिर न्यूक्लियर फिलामेंट पे होते हुए ये वहां तक पहुंच गया, न्यूक्लियर फिलामेंट तक पहुंच गया, राइट। अभी न्यूक्लियर प्रोटीन का जो फिलामेंट है ये कार्गो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स को जो है वो न्यूक्लियस में रिलीज हो जाता है, न्यूक्लियर प्रोटीन फिलामेंट जो है यहाँ से कार्गो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलीज हो जाता है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। अभी जैसे ही कार्गो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है, यहाँ पे कौन आके बाइंड करता है, यहाँ पे हमारा रैन आके बाइंड करता है, रैन जीडीपी। कौन बाइंड करता है, रैन जीडीपी आके बाइंड करता है। एक मिनट, रैन जीडीपी को थोड़ा सा रेड कलर से हम शो कर दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट के बाजू में आके बाइंड कर गया। ओके, जैसे ये बाइंड करता है, राइट, जैसे ये बाइंड करता है, रैन जीटीपी जो है एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, राइट। तो जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी की बाइंडिंग होती है कार्बो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, रैन जीटीपी जीटीपी हाइड्रोलिसिस शुरू कर देता है जीटीपीएस की मदद से, और जीटीपी हाइड्रोलिसिस के कारण कार्गो जो है वो न्यूक्लियस और इम्पोरिन के साथ उसको छोड़ के सॉरी रिलीज हो जाता है। ओके, और इम्पोरिन और रैन जीटीपी जो है वो वापस साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं सीक्वेंसिंग बाइंडिंग के थ्रू। अब यहाँ पे क्या हमको देखना है, जो हमारा इम्पोरिन है वो इन सब को छोड़ के रिलीज हो गया हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ओके, और फिर ये जो दोनों हुए अलग हुए, ये दोनों अलग होके क्या किए, वापस सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू ऊपर साइटोप्लाज्म में पहुंच गए, और हमारा जो इम्पोरिन था सॉरी प्रोटीन था जो कि कार्गो प्रोटीन था वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर रिलीज हो गया। ओके, अभी देखिए दूसरा चीज, साइटोप्लाज्म के अंदर इम्पोरिन और रैन जीटीपी जो है जीडीपी जो है वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं जीएफ की मदद से, और सेपरेट करता है जीडीपी को रैन से, और फिर ऐड करता है जीटीपी रैन के ऊपर। ओके, जो जीटीपी रैन में ऐड होता है और जीटीपी रिमूव होता है, ये कंप्लीटली एनर्जी को यूज करके होता है, जीडीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी से। ओके, अभी जीटीपी और रैन में जब ऐड होता है तो रैन जीटीपी मूव कर जाता है न्यूक्लियस की तरफ इम्पोरिन को यूज करके, और ये जो इम्पोरिन है वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं। समझ में आया आपको? इसको एक बार और रिवाइज करिएगा सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये फिगर इसलिए आपको बना के दी है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको ये लग रहा है तो हम और एक बार यहाँ पे अच्छे से फिगर बना देते हैं सो दैट आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले कार्गो प्रोटीन में जाके अटैच होता है हमारा इम्पोरिन। ओके, कार्गो प्रोटीन में इम्पोरिन कहाँ अटैच हुआ, ये कहाँ का सीन है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इधर है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अभी जैसे ये अटैच होता है, सबसे पहले आइए अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के पास ये जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का ये हो गया सेंट्रल रिंग, सेंट्रल रिंग के ऊपर सॉरी सेंट्रल रिंग के ऊपर 8 स्पोक्स हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही नीचे न्यूक्लियस की तरफ भी हैं। 1 2 3 4 एक मिनट, ये क्या हो रहा है बीच बीच में? 5 6 7 8 ओके। देन आपका न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियर रिंग रहेगा और साइटोप्लाज्म की तरफ साइटोप्लाज्मिक रिंग यहाँ आ गया, न्यूक्लियर रिंग यहाँ आ गया और यहाँ पे हमारे प्रोटीन फिलामेंट जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है और प्रोटीन फिलामेंट जो कि न्यूक्लियस की तरफ है। ओके, अब हो क्या रहा है, ये जो प्रोटीन है ये उठ करके, अरे फिर से क्या हो गया, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, देख रहे हैं बस कि हुआ क्या है। हाँ, ये जो आपका कार्गो प्रोटीन है ये जा करके विद द हेल्प ऑफ इम्पोरिन ये कहाँ पे पहुंच गया, ये सबसे पहले यहाँ जाके अटैच हुआ है हमारे प्रोटीन फिलामेंट के ऊपर। अरे यार फिर से हो गया, एक मिनट, ये यहाँ पे आके आ गया। अभी ये सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू इस तरीके से बाइंडिंग करते 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 कहाँ पहुंच गया हमारा, पहुंच गया आपके न्यूक्लियस के प्रोटीन फिलामेंट पे। ठीक है, अब यहाँ से जो इम्पोरिन है हमारा वो कहाँ पे जाके रिलीज हो जाता है, ये जाके रिलीज हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, इम्पोरिन जो है ये रिलीज हो गया अपने साथ लेकर के कार्गो प्रोटीन को, कहाँ, हमारे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जैसे ही रिलीज होता है यहाँ पे तुरंत इसके ऊपर कौन रिलीज एक और आके बैठ जाता है, इसके ऊपर बैठ जाता है हमारा रैन जीटीपी। राइट, रैन जीटीपी जैसे आता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाती है और रैन जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है रैन जीडीपी में, और जो ये रैन जीटीपी से जीडीपी बना है इसमें इसकी एनर्जी को यूज करके कार्गो जो है वो रिलीज कर दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे ही न्यूक्लियस में रिलीज हुआ है, न्यूक्लियस में रिलीज होते हैं ये दोनों जो है ये सेपरेट आउट हो जाएंगे और हमारा प्रोटीन जो है वो सेपरेट होके न्यूक्लियस में रह जाएगा। अभी देखिए अभी क्या हुआ, ये और ये क्या था, हमारा इम्पोरिन था और साथ में रैंजिटिपी, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, और फिर ये जो है ये इसी सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू ऊपर पहुंच जाता है। क्लियर है ये पूरा क्लियर हुआ। अभी देखिए ये जो पहुंचा ऊपर सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू, तो जब ये ऊपर पहुंच गया यानी कि ये जो है हमारा ये कहाँ आया, ये हमारा आ गया यहाँ सीक्वेंशियल बाइंडिंग, ओ सॉरी, एक मिनट, हमारा इम्पोरिन और रैन जीडीपी ये आ गया यहाँ साइटोप्लाज्म में। राइट, अभी यहाँ क्या होगा, जैसे ये यहाँ पहुंच गया, ये जो रैन जीटीपी है इसका वापस जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी से जीडीपी में। ये जो आपका जीटीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा रैन जीडीपी में। ओके, जीडीपी में, और क्या होगा, जो जो रैन जीडीपी है वो साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू और जो आपका इम्पोरिन है वो रह जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आया। अभी कुछ ऐसा ही है हमारा एक्सपोर्ट भी। चलिए अब एक्सपोर्ट को समझते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। एक मिनट रुक जाइए। एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं फिर फिगर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कार्गो प्रोटीन जो है एक्सपोर्टिन के साथ बाइंड करता है और और रैन जीटीपी के साथ बाइंड करता है जो कि न्यूक्लियस में पहले से प्रेजेंट है। राइट,
अभी हमने देखा कैसे प्रेजेंट हुआ है। कार्गो एक्सपोरिन और रैन जीटीपी का कॉम्प्लेक्स जो है, कार्गो एक्सपोरिन और रैन जीटीपी, इन तीनों का कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोटीन फिलामेंट ऑफ न्यूक्लियस से जाके बाइंड करता है। देन कार्गो एक्सपोरिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो है ये मूव करता है ऊपर न्यूक्लियर रिंग, स्पोक, सेंट्रल चैनल्स, फिर स्पोक ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक रिंग एंड देन प्रोटीन फिलामेंट थ्रू सीक्वेंशियल बाइंडिंग। ओके उसके बाद आपका कार्गो एक्सपोर्टिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो है ये रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही रिलीज होता है, जो जीटीपीएस प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में वो स्टार्ट करता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस। किसका? कार्गो एक्सपोरिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स का। रिजल्ट में क्या होता है, कार्गो रिलीज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में और एक्सपोर्टिन और रैन जीटीपी जीडीपी कॉम्प्लेक्स, जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो गया तो जो रैन जीटीपी था वो अब कन्वर्ट हो गया रैन जीडीपी में। तो रैन जीडीपी एंड एक्सपोर्टिन का कॉम्प्लेक्स जो है ये मूव करता है न्यूक्लियस में सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू। ओके और जब एक्सपोर्टिन रैन जीडीपी कम बैक होता है न्यूक्लियस के अंदर तो जेफ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जो कि वापस जीटीपी हाइड्रोलिसिस शुरू करता है। जेफ जो है वो रैन जीडीपी में से जीडीपी निकालता है और जीटीपी को ऐड करता है, और एक्सपोर्टिन जो है वो सेपरेट रहता है और रैन जीटीपी रिलीज हो जाता है, सेपरेट ही रहता है और फिर एक्सपोर्टिन रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स में जो है वो अलग हो जाता है और अलग अलग जाके हमारा साइटोप्लाज्म में जो है वो सॉरी न्यूक्लियस में जो है वो वापस से पहुंचा दिया जाता है। समझ में आई पूरी कहानी? चलिए अब इसको जो है हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक मिनट, ये तो सेंट्रल चैनल, देन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पोक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, अब बनाना है न्यूक्लियर रिंग और साइटोप्लाज्मिक रिंग, इसके बाद प्रोटीन फिलामेंट ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कार्गो प्रोटीन है ये किसके साथ, एक्सपोर्टिन को ग्रीन कलर का बनाते हैं, एक्सपोर्टिन के साथ, और क्या था, रैन जीटीपी इसके साथ अटैच हुआ। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स बना, किसका किसका, एक्सपोर्टिन रैन जीटीपी एंड आपका कार्गो प्रोटीन, ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बना। ये उठ करके यहाँ आया तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले रैन जीटीपी को ही बना दिया, अब आपका एक्सपोर्टिन और एंड में कार्गो प्रोटीन। ठीक है, कार्गो प्रोटीन। ठीक, समझ में आया? अभी देखिए अब ये कैसे करेगा ट्रांसपोर्ट, ये आपका सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू पहुंच गया यहाँ से, सपोज करिए यहाँ पे सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू यहाँ तक पहुंच गया। अब ये आ गया कुछ ऐसे यहाँ पे, एक मिनट, और ये रहा, ये यहाँ आ गया और ये रिलीज कर दिया जाता है यहाँ साइटोप्लाज्म में। चलिए साइटोप्लाज्म के अंदर इसको रिलीज कराते हैं। ये रिलीज हो गया आपका साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका जीटीपी है इसकी हो जा रही है हाइड्रोलिसिस और ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, कार्गो प्रोटीन अलग और आपका एक्सपोर्टिन और जीटीपी बन गया जीडीपी। ठीक है, ये अलग हो गया। अब ये दोनों जो है ये इसी पाथवे को यूज करके पहुंच जाते हैं कहाँ, यहाँ वापस, यहाँ पे वापस पहुंच जाते हैं
एक मिनट, इसको GDP कर दीजिए। और यहाँ पे आपका एक्सपोर्टिन प्रोटीन हो गया। ये कहाँ रिलीज हो गए? ये रिलीज हो गए आपके न्यूक्लियस के अंदर, जहां पे वापस से इसका हाइड्रोलिसिस होगा जीटीपी का, और जीटीपी बन जाएगा कुछ ऐसा, जो ये अलग हो जाएगा और आपका एक्सपोर्टिन अलग हो जाएगा, और रैन जीटीपी जो है वो जीडीपी जो है वो जीटीपी बन के रिलीज हो जाएगा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ या फिर और समझाना है? चलिए, अभी मेरे पास पेजेस हैं, बताइए आपको क्लियर हुआ या और समझाना है? एक बार और ये सारा स्टेप लिख देते हैं। सबसे पहले क्या हो रही है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में कार्गो प्रोटीन, कार्गो प्लस एक्सपोर्टिन प्लस रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स बना। ये कहाँ पे पहुंचा? ये बाइंड करता है, एक मिनट, ये बाइंड करता है न्यूक्लियस के प्रोटीन फिलामेंट पे। बाइंड प्रोटीन फिलामेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? ये जो आपका कार्गो एक्सपोरिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू साइटोप्लाज्म के प्रोटीन फिलामेंट पे। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, ये क्या आ गया? ये जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है, ये रीच करता है साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन फिलामेंट को। ठीक है, साइटोप्लाज्म के प्रोटीन फिलामेंट को। एक मिनट, फिलामेंट क्यों नहीं आया? फिलामेंट। उसके बाद स्टेप 3 में क्या हो रहा है? स्टेप 3 में जैसे ही कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो वहां पे सीक्वेंशियल बाइंडिंग के थ्रू पहुंचा, साइटोप्लाज्म के अंदर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलीज कर दिया गया। कार्गो कॉम्प्लेक्स गेट रिलीज इन साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? कार्गो जैसे ही रिलीज होगा, आपका न्यूक्लियस जो है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेफ। जेफ क्या करेगा? जेफ जो है वो आपका जीटीपी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करेगा। जेफ स्टार्ट जीटीपी हाइड्रोलिसिस ऑफ रैन जीटीपी एंड एड जीडीपी ऑन रैन। ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है आपका सॉरी, सबसे पहले कार्गो जो है, यहाँ पे एक चीज मिस हो गया। और आपका कैसे लिखें? ये तो 5 नंबर था। रैन प्लस एक्सपोर्टिंग गेट बैक इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आ गया, और न्यूक्लियस जो है वो इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेफ जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद आपका रैन जीडीपी
सेपरेट हो गया, सेपरेट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग एंड रिमेन इन साइटोप्लाज्म। अभी वापस से रैन जीडीपी का होगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस स्टार्ट और रैन जीडीपी बिकम रैन जीटीपी, और जो है आपका रैन जीटीपी जो है वो सेपरेट हो जाएगा आपके एक्सपोर्टिन से और रह जाएगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है यहाँ तक? ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर है तो अब हम एक क्विक जो है वो रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। ओके, चलिए थोड़ा सा हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं चलिए, सो दैट आपको याद हो जाए अच्छे से। फ्लो चार्ट थोड़ा सा ब्राइट कलर से देखिए, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस है ना, तो वो क्या यूज किया है? NLS को यूज किया है, राइट। और जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म है वो यूज किया है NES को। ये क्या है? ये इनके सिग्नल्स हैं, सिग्नल सीक्वेंसेस हैं, राइट। अभी इसके केस में, एक मिनट, इसके केस में, किसके केस में? आपका न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर में इम्पोर्टिन था और यहाँ पे एक्सपोर्टिन था, ठीक है। उसके बाद जो आपका साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्ट का गेटवे था, वो ट्रांसपोर्ट गेटवे के थ्रू हुआ, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट गेटवे के थ्रू हुआ, राइट। इसमें कार्गो रिलीज हुआ, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस वाले में कार्गो रिलीज हुआ, कार्गो रिलीज इन आपका न्यूक्लियस, और इसके केस में साइटोप्लाज्म। ये क्लियर है? चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। ये हमने एक वो बना दिया, इसको एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियर इंपोर्ट हुआ है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट हुआ है हमारा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियर इंपोर्ट में जो सिग्नल था वो NLS था और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में जो सिग्नल था वो NES था, राइट। न्यूक्लियर इंपोर्ट में मेन रिसेप्टर इंपोर्टिन प्रोटीन था और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में मेन रिसेप्टर एक्सपोर्टिन प्रोटीन था। जो न्यूक्लियर इंपोर्ट का NPC था वो भी ट्रांसपोर्ट गेटवे के थ्रू हुआ था और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में जो था वो भी ट्रांसपोर्ट गेटवे के थ्रू हुआ था। रैन जीटीपी क्या कर रहा है? न्यूक्लियर इंपोर्ट के केस में न्यूक्लियर कार्गो रिलीज कर रहा है और आपका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में के केस में एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेट कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। कार्गो रिलीज न्यूक्लियर इंपोर्ट में कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर। एक सिंपल लाइन में अगर समझे तो इम्पोर्टिंग कार्गो को इन यानी कि लेके जाता है और एक्सपोर्टिंग कार्गो को आउट, बाहर लेके जाता है, राइट। इम्पोर्टिंग में कार्गो इन हो रहा है, एक्सपोर्टिंग में कार्गो आउट हो रहा है। चलिए अब लेक्चर एंड करने से पहले एक क्विक कॉन्सेप्चुअल टेस्ट करते हैं। आंसर आप अपने माइंड में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटीन के पास NLS है, डायरेक्शन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच, वेरी गुड। अभी सेकेंड क्वेश्चन, क्लासिकल न्यूक्लियर इंपोर्ट में NLS को कौन रिकॉग्नाइज करता है? इम्पोर्टिन अल्फा, ओके।
थर्ड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट अल्फा के साथ कौन सा रिसेप्टर एसोसिएट करता है? वेरी गुड, इम्पोर्टेंट बीटा वन। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट सिग्नल क्या है? NES। वेरी गुड। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में मेजर रिसेप्टर कौन से हैं? एक्सपोर्ट। न्यूक्लियस में रैन के प्रीडोमिनेंटली कौन सा फॉर्म होता है प्रीडोमिनेंटली? रैन जीटीपी होता है। वेरी गुड। एनपीसी की किस टाइप का ट्रांसपोर्ट का मेजर गेटवे है? तो गेटेड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को लॉजिकली आंसर किया है देन यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म, नॉट जस्ट मेमोराइज द टर्मिनोलॉजीज। ओके, और एक छोटी सी बात बिफोर वी क्लोज, वीक वीक का फर्स्ट लेक्चर है, राइट? और एक न्यू वीक को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें बहुत कुछ एक साथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल टारगेट रखिए, जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है उसको इतना क्लियरली समझना है कि कल कल जो है वो बिना नोट्स देखे ही आप खुद एक्सप्लेन कर पाए। MSc लेवल पर प्रिपरेशन का रियल डिफरेंस जो है वो क्वांटिटी से नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से क्रिएट होता है, राइट? सो जस्ट डोंट जस्ट कलेक्ट नोट्स, बिल्ड कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज हमने गेटेड ट्रांसपोर्ट को एक कंप्लीट मैकेनिज्म के फॉर्म में अंडरस्टैंड किया है। एनपीसी से लेके सिग्नल सीक्वेंस, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर, इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्टिन और रैन जीटीपी साइकिल तक। नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का डायग्राम देखें, सिर्फ एरोज फॉलो मत कीजिएगा, खुद से 4 क्वेश्चंस पूछिए। कार्गो क्या है? सिग्नल क्या है? रिसेप्टर कौन सा है? और रैन जीटीपी एग्जैक्टली क्या कर रहा है? अगर ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर है देन योर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep learning, keep questioning, and keep building your concept with Biotech ASIMS. Thank you so much.